नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दोपहर 1 बजे की खबरों में। मैं हूं नीलू और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद से जुड़ी हुई खबर है जिस पर ईडी का शिकंजा कसने वाला है। माफिया मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद से पूछताछ करेगी ईडी और इसी हफ्ते ईडी दोनों से पूछताछ करने वाली है। मुख्तार से बांदा जेल में और अतीक अहमद से साबरमती जेल में पूछताछ की जाएगी ईडी की तरफ से। प्रयागराज एमपी एमएलए कोर्ट ने ईडी को दोनों से पूछताछ करने की इजाजत दे दी है। सूत्रों के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग और पैसे के हेरफेर को लेकर इन लोगों से पूछताछ की जाएगी। वहीं रामपुर के एसपी सांसद आजम खां से 24 सितंबर तक सीतापुर जेल में पूछताछ होगी। तो लगातार इनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अगर अतीक की बात की जाए या फिर मुख्तार की बात की जाए, अब ईडी का शिकंजा है वो लगातार कसता दिखाई दे रहा है। माफिया मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद से पूछताछ करेगी ईडी। और इसी पर बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, मुख्तार और अतीक दोनों से पूछताछ ईडी करेगी, कितनी मुश्किलें इनकी बढ़ सकती है और आज से आजम खां से भी पूछताछ शुरू होने वाली है। जी नीलू, देखिए ईडी ने आजम खान, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद तीनों पर अपना शिकंजा कस लिया है। आजम खान के ऊपर आरोप है कि उनकी रामपुर में जो जौहर यूनिवर्सिटी बनी हुई है उसमें तमाम विदेशी जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं उनसे लेन देन हुई है। तमाम पैसा उन्होंने कैश में भी लिया हुआ है। तो बेसिकली जो मामला है वो जौहर यूनिवर्सिटी के लिए जो भूमि अधिग्रहण किया गया है और तमाम जो खरीद की गई है, तमाम जो चंदा इकट्ठा किया गया है वो विदेशों से भी आया है। तो आजम खान उस मामले में घिर रहे हैं और कई अन्य एफआईआर भी हैं जिसके मुतालिक ईडी आजम खान से सीतापुर जेल में पूछताछ करेगी। एमपी एमएलए जो कोर्ट है लखनऊ की, उससे इजाजत मिल गई है। 20 से 24 सितंबर तक स्पेशल कस्टडी में लेके ईडी उनसे पूछताछ करेगी। तो वहीं एमपी एमएलए कोर्ट जो प्रयागराज की है वहां से ईडी को इजाजत मिली है माफिया मुख्तार अंसारी और माफिया अतीक अहमद से पूछताछ के लिए। अतीक अहमद साबरमती जेल में बंद है। अतीक अहमद के ऊपर लखनऊ के कारोबारी ने एफआईआर दर्ज कराई थी कि जब वो देवरिया जेल में बंद था तो इस कारोबारी को लखनऊ से अगवा करके ले गए थे, जेल में उसको पीटा गया था और उसकी 3 कंपनियों को अतीक ने अपने करीबियों के नाम करवा लिया था। तो उन कंपनियों में क्या ट्रांजैक्शन हुआ है, उसके पीछे क्या मंशा थी और तमाम ऐसी प्रॉपर्टीज हैं नामी बेनामी जो अतीक अहमद और उसके करीबियों के नाम है, उसके मुतालिक ईडी अतीक अहमद से साबरमती जेल में पूछताछ करेगी। अब बात कर लेते हैं मुख्तार अंसारी की। तो मुख्तार अंसारी और उसके जो गिरोह से जुड़े हुए, उसके परिवार से जुड़े हुए तमाम लोग हैं। बीते दिनों गैंगस्टर एक्ट के तहत करोड़ों की प्रॉपर्टीज उनकी जब्त की गई है। तो वो प्रॉपर्टीज कैसे बनाई गई, उनसे जो तमाम लेन देन हुए हैं, तमाम ऐसे बिजनेस हैं जैसे मछलियों का है, ठेके पट्टे का है, तो मनी लॉन्ड्रिंग और पैसों के लेन देन को लेकर ईडी की ये पूछताछ बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषभ हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है सीतापुर से, जहां पर तंजीन फातिमा जेल में बंद पति और बेटे अब्दुल्ला आजम से मिलने पहुंची हैं। ईडी की पूछताछ से पहले वो जेल पहुंची हैं। तो बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। एक बड़ी खबर आपको बता दें कि सीतापुर से, जहां पर तंजीन फातिमा जेल में बंद पति आजम खां और बेटे अब्दुल्ला से मिलने पहुंची हैं, ईडी की आज पूछताछ होने वाली है। ठीक उससे पहले वो जेल पहुंची हैं। और एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी आज गुजरात के दौरे पर हैं। वो साबरमती जेल में बंद माफिया डॉन अतीक अहमद से मुलाकात भी करने चाहते थे, लेकिन जेल प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी। इसके चलते ओवैसी की अतीक से मुलाकात नहीं हो पाई। हम आपको बता दें कि बाहुबली नेता सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 3 जून 2019 से साबरमती जेल में बंद हैं और ओवैसी गुजरात के दौरे पर हैं। यहां पर वो अतीक से मिलना चाहते थे साबरमती जेल में, लेकिन जेल प्रशासन ने इस बात की इजाजत नहीं दी। तो असदुद्दीन ओवैसी गुजरात के दौरे पर है। इस दौरान अतीक से मिलने पहुंचे थे जेल, लेकिन जेल प्रशासन ने मिलने की इजाजत नहीं दी। जिस तरह से खबर भी आ रही थी कि एआईएमआईएम में शामिल हो सकते हैं अतीक, और अब यह कहा जा रहा है कि अतीक से मिलने तो ओवैसी पहुंचे लेकिन उनको मिलने नहीं दिया गया। और गाजीपुर को सीएम योगी की सौगात मिली है। कई योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास हुआ है। यहां पर कन्या सुमंगला योजना लाभार्थियों को बांटे गए हैं। यहां पर चेक सीएम ने बांटे हैं चेक। आयुष्मान गोल्डन कार्ड भी बांटा है। प्रधानमंत्री रोजगार के तहत
ऋण भी बांटे गए हैं। कई योजनाओं के तहत लोगों को सौगात दी गई है। तो गाजीपुर में आज मुख्यमंत्री का दौरा है। इस दौरान पहले ही कहा जा रहा था कि यहाँ के लोगों को भरपूर सौगात सीएम की तरफ से मिलने वाली है। कई योजनाओं का यहाँ पर लोकार्पण शिलान्यास हुआ है। कन्या सुमंगला योजना लाभार्थियों को बांटे गए हैं। इसको लेकर चेक। सीएम ने आयुष्मान गोल्डन कार्ड भी बांटा। यहां तक कि प्रधानमंत्री रोजगार के तहत ऋण भी बांटे गए। कई योजनाओं के तहत लोगों को सौगात मिली है। तो गाजीपुर के बाद सीएम योगी आज जौनपुर भी जाएंगे, क्योंकि गाजीपुर में ढेरों सौगात यहां के लोगों को मिली है। तो सीएम जब जौनपुर जाएंगे तो वहां पर भी कई सौगात मिलने वाली है लोगों को। 5 सड़कों समेत 42 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण आज यहां पर सीएम करेंगे। सीएम योगी यहां पर दोपहर 3 बजे तक रहेंगे और उसके बाद वो हेलीकॉप्टर से लखनऊ रवाना हो जाएंगे। सीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। तो आज जौनपुर के दौरे पर है सीएम और यहां पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 3 बजे वापस लखनऊ लौटेंगे, लेकिन उससे पहले जौनपुर के लोगों को बड़ी सौगात देने वाले हैं सीएम। 54 करोड़ की योजनाओं की सौगात यहां से सीएम देने वाले हैं जौनपुर की जनता को। 42 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। और सीएम योगी कल बिजनौर के दौरे पर जाएंगे। यहां पर वो मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करेंगे। सीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इससे पहले पीएसी और पुलिस के जवानों ने फ्लैग मार्च किया। वहीं ड्रोन से पूरे इलाके की भी निगरानी की जा रही है। कल सीएम स्वाडेही में तो मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करेंगे और उसके बाद एक जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के भ्रमण के परिप्रेक्ष्य में आज हम लोगों ने ड्रोन कैमरे के साथ जो है फनल एरिया जो कार्यक्रम स्थल का है उसकी सब चेकिंग किया जो है। इस क्रम में हम लोग जो है बुढ़नपुर, इस्लामपुर, सुहेड़ी इत्यादि जो भी गांव हैं इनके आसपास और गांवों में जो है फुट पेट्रोलिंग करते हुए प्रभावी चेकिंग किया। हम लोगों की चेकिंग में जो है थाना अध्यक्ष कीरतपुर, पीएसी एवं क्षेत्राधिकारी नजीबाबाद मौजूद रहे। भारी पुलिस बल के साथ हम लोगों ने पूरी चेकिंग किया और भ्रमण किया और लोगों को जो है सुरक्षा का विश्वास दिलाया और सभी लोगों ने सहयोग करने का आश्वासन दिया और सफल कार्यक्रम संपन्न कराने का आश्वासन दिया। और उधर योगी आदित्यनाथ के संभल आगमन को लेकर कैला देवी में तैयारियां जोरों से शुरू हो गई है। रास्तों और आसपास के अस्थायी कब्जे को हटाकर रास्ते को चौड़ा किया जा रहा है। वहीं पर हेलीपैड और सभा स्थल को युद्ध स्तर पर तैयार किया जा रहा है। संबंधित विभागों के अधिकारी लगातार सभा स्थल का दौरा कर रहे हैं। सीएम कल संभल के दौरे पर रहेंगे, जहां वो कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। इसके अलावा वो कैला देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। अफसरों की माने तो सीएम योगी के संभल दौरे को लेकर अभी औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। और सीएम योगी के ट्वीट कर पिछली सरकारों पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि तुष्टीकरण की घृणित राजनीति करने वालों को महाराणा प्रताप की बजाय अकबर को महान बता दिया। विदेशी आक्रांताओं के महिमा मंडन से ऐसे शब्द गढ़े गए कि समाज भ्रमित हो जाए। सर्वांगीण विकास पिछली सरकारों का ध्येय नहीं था, वे तो केवल खानदान के लिए काम करते रहे। और एक और ट्वीट सीएम योगी ने किया। उन्होंने बिना नाम लिए मुलायम परिवार पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि कोरोना कालखंड के दौरान विपक्षी नेता ट्विटर पर खेल रहे थे। चुनाव में भी उन्हें ट्विटर पर ही खेलने के लिए छोड़ देने की आवश्यकता है। मैं देख रहा था कि लखनऊ में एक परिवार है, वो कोरोना काल में कहीं नहीं निकला, लेकिन जब सीएए के विरोध में उपद्रवी सड़कों पर आगजनी करने आ रहे थे तो उनके समर्थन में पूरा खानदान निकल पड़ा। और बीजेपी ने ओम प्रकाश राजभर के उस दावे को खारिज कर दिया है जिसमें राजभर ने दावा किया था कि बीजेपी के 150 विधायक उनके संपर्क में हैं और एसबी एसपी ज्वाइन करने वाले हैं। बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने कहा कि जब से वो मंत्रिमंडल से बाहर हुए तब से वो इस तरह के बयान देते रहते हैं, इसलिए उनके बयान को गंभीरता से नहीं लिया जा सकता। मंत्रिमंडल से हटाए जाने के पश्चात ओम प्रकाश राजभर की मनःस्थिति ऐसी हो गई है
कि कभी कुछ भी बोल सकते हैं। अब इससे हास्यास्पद बयान क्या होगा कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से भारतीय जनता पार्टी के 150 विधायक संपर्क में है और हास्यास्पद बातों पर राजनीतिक कमेंट उचित नहीं होता है। इस तरह के बयान पर केवल हंसा जा सकता है, कोई गंभीर राजनीतिक टिप्पणी उचित नहीं है। और पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी के सीएम बनने के बाद मायावती ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि थोड़े समय के लिए चन्नी को सीएम बनाना यह साबित करता है कि कांग्रेस को दलितों पर भरोसा नहीं है। वहीं उन्होंने दलितों को लेकर उत्तर प्रदेश बीजेपी पर भी निशाना साधा है। अब कुछ ही समय के लिए इनको पंजाब का मुख्यमंत्री बनाना, तो इससे तो ये लगता है कि ये केवल इनका कोरा चुनावी हथकंडा है, इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। साथ ही मीडिया के जरिए आज ही मुझे ये भी मालूम हुआ कि पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव इनके नेतृत्व में नहीं बल्कि गैर दलित के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, जिससे भी ये साफ जाहिर हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी का दलितों पर अभी तक भी पूरा भरोसा नहीं जमा है। अब जब कुछ ही महीने बचे हैं तो यहाँ भाजपा भी खासकर ओबीसी समाज के प्रति, यहाँ पर भाजपा का भी खासकर ओबीसी समाज के प्रति उभरा नया प्रेम वास्तव में ये दिखावटी व हवाई आदि ना होकर यदि थोड़ा भी सही व सार्थक होता तो इनकी केंद्र व यूपी सहित अन्य राज्यों की भी सरकारें इनके साथ साथ तो एससी व एसटी की भी सरकारी नौकरियों में अभी तक इनके बैकलॉग को जरूर भर देती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं। और एक खबर आपको बता दें, रूसी यूनिवर्सिटी में हमला हुआ है, अज्ञात बंदूकधारी का हमला हुआ है। यूनिवर्सिटी में फायरिंग हुई है, 3 की मौत, 4 जख्मी बताए जा रहे हैं। रूसी मीडिया के हवाले से खबर आ रही है, हमलावर को ढेर कर दिया गया है। छात्रों ने खिड़की से कूदकर किसी तरह से अपनी जान बचाई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, और ये जो तस्वीरें अब आ रही है सामने, उसमें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से रूसी यूनिवर्सिटी में हमला हुआ है। अज्ञात बंदूकधारी का हमला यूनिवर्सिटी में, इस फायरिंग में बताया जा रहा है कि 3 की मौत हो गई है, 4 जख्मी हो गए हैं। रूसी मीडिया के हवाले से यह खबर आ रही है, जबकि हमलावर को ढेर कर दिया गया है। लेकिन उससे पहले किस तरह से जब हमलावर इस यूनिवर्सिटी में घुसा तो छात्रों ने अपनी जान बचाई, वो तस्वीरें सामने आई हैं। लोगों ने, बच्चों ने यूनिवर्सिटी के क्लासरूम की खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो पॉम यूनिवर्सिटी है रूस में, जहां पर अज्ञात हमलावर ने हमला किया, जिसमें 3 की मौत हो गई, 4 घायल बताए जा रहे हैं। और जिस दौरान ये हमला हुआ उस वक्त की ये तस्वीर है, जब बच्चों ने किसी तरह से यूनिवर्सिटी के क्लासरूम की खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाई। हालांकि बताया जा रहा है कि जो बंदूकधारी, उसे ढेर कर दिया गया है, पुलिस ने उसे मार गिराया है। लेकिन जो तस्वीरें इस वक्त सामने आप देख पा रहे हैं वो पर्म यूनिवर्सिटी रूस की है, जहां पर एक अज्ञात हमलावर ने गोलियों की बौछार कर दी, जिसमें 3 स्टूडेंट्स की मौत बताई जा रही है, जबकि 4 इसमें जख्मी हैं। और किस तरह से जब ये हमला हुआ उस वक्त जो बच्चे थे उन्होंने किसी तरह से खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाई। रूसी मीडिया के हवाले से खबर आ रही है कि एक अज्ञात हमलावर यूनिवर्सिटी में घुस आया। पर्म यूनिवर्सिटी है जिस पर यह हमला हुआ है। हालांकि इस अज्ञात हमलावर को ढेर कर दिया गया, मार गिराया गया है, लेकिन इस दौरान उसने 3 बच्चों की जान ले ली है। 4 लोग इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। और अब खबर शाहजहांपुर से, जहां पर अवैध शराब के खिलाफ पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। यहां पर पुलिस ने 24 घंटे में 29 शराब कारोबारियों के खिलाफ केस दर्ज करते हुए 47 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 441 लीटर अवैध शराब और शराब बनाने के सामान बरामद किए। इसके साथ ही पुलिस ने 3 भट्टी और 6000 लीटर लहन भी नष्ट किया है। जनपद में अभियान चल रहा है अवैध शराब की बिक्री और अवैध शराब का निष्कर्षण करने वाले लोगों के विरुद्ध।
इसी कड़ी में कल जनपद में 27 अभियोग कायम हुए हैं। इसमें 47 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। भट्टियाँ नष्ट की गई हैं, तथा करीब 6000 लीटर लहन भी नष्ट किए हैं। और कानपुर के एक मॉल में टॉयलेट जाना 3 बैंक कर्मचारियों को महंगा पड़ गया। आरोप है कि मॉल के मैनेजर, बाउंसर और सफाई कर्मी ने उनसे मारपीट करते हुए उनका मोबाइल तोड़ दिया। किसी तरह वो अपनी जान बचाकर कोतवाली पहुंचे। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। और नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक का जागरूकता अभियान संजीवनी और शॉट ऑफ लाइफ देश भर में कोविड-19 टीकाकरण को लेकर जागरूकता फैला रहा है। ये मुहिम कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 5 जिलों तक पहुंच रही है, जहां पर संजीवनी की 5 गाड़ियां अब तक 562 गांव तक पहुंच रही है। इस मुहिम ने अब तक 1,90,000 लोगों को जागरूक किया और टीका लगवाने की अहमियत और फायदों के बारे में जानकारी भी दी। इसके साथ ही ये मुहिम हमारे फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मियों की मदद के लिए भी आगे आ रही है। सुरक्षा उपकरणों की मदद से कोविड-19 के इस जानलेवा वायरस से बचा जा सकता है और फेडरल बैंक की यही कोशिश है कि आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड-19 से सुरक्षा दी जाए। After seeing the activities today, the kind of response that we are getting here, I am very happy that the campaign that the bank started with Network 18 and United Way is reaping its results. नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की मुहिम संजीवनी और शॉट ऑफ लाइफ देश में कोविड-19 से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए 5 जिलों में जागरूकता बढ़ा रही है और लोगों को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। The rural areas, most of the public are unaware actually precautionary measures. So that reason these people are commuting to other areas for regular work. So that reason now these people are innocently infected with COVID infection. In this desperate situation, this Sanjeevani project might be useful and to sensitize the public to wear the mask, gloves and practice the prevention measures as well as to come for the vaccination. నెట్వర్క్ 18 ఫెడరల్ బ్యాంక్ చాలా విలేజెస్లో దాదాపుగా 5 డిస్ట్రిక్ట్స్ 1000 విలేజెస్ సర్వీస్ సంజీవిని చాలా థ్యాంక్స్ అండి। संजीवनी की गाड़ी अमृतसर, इंदौर, नासिक, गुंटूर और दक्षिण कन्नड़ के जिले में कुल 562 गांवों तक पहुंची। What satisfies us more is the kind of involvement in the village all across. Everybody in the village, especially the ASHA workers, the health workers, the doctors, all of them are wholeheartedly supporting our initiative, fully understanding what the initiative is standing for. Today we see the corporate social responsibility in its full form here. I am very happy about that. की रौनक बद्रीनाथ धाम में भी